विद्यार्थियों, आज हम आर्थिक विचारों के इतिहास के अंतर्गत जॉन स्टुअर्ट मिल के आर्थिक विचारों एवं उनके जीवन काल पर पड़ने वाले विभिन्न प्रकार के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। प्राय कहा जाता है कि जे.एस. मिल प्रारंभ में प्रतिष्ठित विचारधारा का समर्थक था, लेकिन अंत में वह समाजवादियों के प्रभाव में आ गया। एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों को उसके अनुयायियों द्वारा काफ़ी विकसित किया गया था। तो जब प्रतिष्ठित संप्रदाय के विचार अपनी चरम सीमा पर थे, तब यह अनुभव किया जाने लगा था कि परिस्थितियों में परिवर्तन आ जाने से अब उन विचारों में भी परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। अब एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो प्रतिष्ठित संप्रदाय के विचारों का पुनर्मूल्यांकन करके उन्हें व्यवस्थित कर सके। बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए सुधार की आवश्यकता थी और इस कार्य को जॉन स्टुअर्ट मिल ने पूरा किया। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में प्रतिष्ठित विचारधारा की नई व्याख्या की। तो इस प्रकार से जे.एस. मिल ने प्रतिष्ठित विचारधारा में जो परिवर्तन किया, उससे कोई क्रांति तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की पुनर्व्याख्या अवश्य हुई। मिल की इस अभूतपूर्व सफलता के बारे में प्रोफेसर हेने ने कहा था कि सबके परिणाम स्वरूप आर्थिक विचारों में न तो कोई क्रांति हुई, न ही उसका पुनर्निर्माण ही किया गया, बल्कि संस्थापित अर्थशास्त्र की पुनर्व्याख्या कर समाज सुधार की नीतियों को सम्मिलित कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, उसका अगर हम संक्षिप्त परिचय दें तो इनका जन्म 20 मई 1806 को लंदन में हुआ था और वे महान व्यक्तित्व जेम्स मिल के पुत्र थे। जे.एस. मिल के संबंध में योग्य पिता का योग्य पुत्र वाली बात पूर्ण रूप से सत्य साबित होती है। इस विलक्षण प्रतिभा के बालक ने 3 वर्ष की उम्र में ही यूनानी भाषा को सीख लिया था और 8 वर्ष की छोटी सी आयु में उसे लैटिन भाषा का ज्ञान हो गया था। आश्चर्य होता है कि उन्होंने 12 और 13 वर्ष की अल्पायु में ही इतिहास, साहित्य और अर्थशास्त्र का इतना ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया था। उनकी प्रतिभा का पूरा श्रेय उसके पिता को जाता है। उसके पिता ही उसके गुरु और पथ प्रदर्शक रहे हैं। इसी उम्र में उसने उस समय की प्रमुख पुस्तकों का अध्ययन कर लिया था। 14 वर्ष की छोटी सी आयु में वह फ्रांस चले गए और वहाँ से जब वापस लौट कर आए तो उन्होंने कानून का अध्ययन किया। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन कर लिया, यानी नौकरी कर ली। अपनी प्रतिभा तथा सूझबूझ के कारण वह वहाँ अध्यक्ष के पद तक पहुँच गए और 1858 में उस पद से सेवानिवृत्त हुए। मिल जब सेवानिवृत्त हुए तब उसके जीवन में एक नया मोड़ आया और यहाँ से उनका दूसरा जीवन काल आरंभ होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करने के कारण उन्हें व्यापार का अच्छा अनुभव हो गया था। तो पूर्व अध्ययन की जमा पूंजी भी उनके पास में थी, जिसके कारण वह राजनीति में प्रवेश कर गए और 1865 से लेकर के और 1868 तक वो संसद के सदस्य रहे। जब मिल अपने बाल्यकाल में फ्रांस गए थे तब वहाँ जे.बी. से वो मिले थे। जे.बी. से जैसे विचारक से वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। जे.बी. से का एक नियम है, प्रसिद्ध नियम है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का आधार माना जाता है। तो 1830 में उन्होंने श्रीमती टेलर नामक एक विधवा महिला से विवाह कर लिया। कहा जाता है कि श्रीमती टेलर समाजवादी विचारों की थी, जिसका प्रभाव मिल पर पड़ा। मिल का पालन पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ था जिसके कारण स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस के विचारों में उसकी भरपूर निष्ठा हो गई थी। जर्मी बेंथम जैसे दार्शनिक का भी उस पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि वह मिल के पिता के मित्र थे। इस संबंध में मिल का कहना है कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा बेंथम के विचारों का अध्ययन है। मिल लंदन में पैदा हुए, परंतु 1873 में उनकी मृत्यु फ्रांस में हुई। इस प्रकार से एक महान व्यक्ति को ग्लैडस्टन ने बुद्धिवाद का संत कहा था। जे.एस. मिल ने अनेक ग्रंथों और लेखों को लिख करके अर्थशास्त्र के साहित्य को समृद्ध किया था, जिनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है फर्स्ट एसे ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1829 में, एन एसे ऑन
अनसेटल्ड क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1844 में, सिस्टम ऑफ लॉजिक 1845 में, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में, लिबर्टी ऑफ थॉट ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1859 में, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में, और यूटिलिटेरिज्म यानी उपयोगितावाद 1863 में, एग्जामिनेशन ऑफ विलियम्स हैमिल्टन्स फिलॉसफी, उन्होंने इसमें हैमिल्टन्स की फिलॉसफी का एग्जामिनेशन किया है 1865 में, ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी 1873 में, फिर उन्होंने 3 ऐसे लिखे रिलीजियन पे, यानी 3 ऐसे ऑन रिलीजियन, धर्म पर उनके लेख 1874 में, और चैप्टर ऑन सोशलिज्म 1879 में, क्योंकि जैसा कि वो धीरे धीरे अर्थशास्त्र से निकलते हुए अंत में समाजवाद की तरफ चले गए थे और उन्होंने फिर चैप्टर ऑन सोशलिज्म लिखा। उसकी जो अंतिम जो 3 कृतियां हैं, या जो अंतिम जो 3 है, ऑटोबायोग्राफी, 3 ऐसे ऑन रिलीजियन और चैप्टर ऑन सोशलिज्म, उनकी सौतेली पुत्री मिस टेलर के प्रयास से उसकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई है ना। इसके लिए जो है हम मिस टेलर के ऋणी रहेंगे। मिल के ऊपर प्रभाव डालने वाली अनेक विचारधाराएं और घटक थी जिनके कारण मिल प्रभावित हुआ था। उसमें पहले तो मिल के पूर्ववर्ती विद्वान जो आए उनका उस पर प्रभाव पड़ा और उसे उसके सिद्धांतों में देखा भी जा सकता है। मिल सबसे ज़्यादा जिन विद्वानों से प्रभावित हुआ था उनमें सबसे पहला था जेम्स मिल। मिल पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा उसके पिता का ही पड़ा था। जेम्स मिल उसके पिता थे। वह अपने समय के एक महान दार्शनिक, इतिहासकार और अर्थशास्त्री थे। समय समय पर जेम्स मिल अपने पुत्र का मार्गदर्शन करता रहता था। वह स्मिथ के सहज विकास के भी समर्थक था, इसलिए उसने अपने घर का ऐसा वातावरण बना डाला कि मिल स्वतः उन बातों को सीखता चला गया। पिता के पास अनेक विषयों पर चर्चा करने के लिए विद्वान आते रहते थे। इस चर्चा को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनता था। कभी कभी अनेक गूढ़ विषयों यानी बहुत ही कठिन विषयों पर भी अपने पिता से वाद विवाद किया करता था। तो इस प्रकार से मिल बाल्यकाल में अपने पिता जेम्स मिल के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। दूसरा प्रभाव उस पर पड़ा डेविड रिकार्डो का। रिकार्डो जेम्स मिल के घनिष्ठ मित्र थे। वह प्राय मिल के घर पर आया जाया करते थे। जेम्स मिल रिकार्डो के विचारों को बड़े आदर से ग्रहण करता था। स्वयं जे.एस. मिल भी रिकार्डो के विचारों से प्रभावित था। रिकार्डो भ्रमण के समय जे.एस. मिल से वार्तालाप किया कर लेते थे। यही नहीं, रिकार्डो ने मिल की शिक्षा दीक्षा में भी रुचि दिखाई थी। उसने रिकार्डो और स्मिथ की पुस्तकों का भी अध्ययन किया और 14 वर्ष की उम्र में ही उसने अपने पिता को एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिखने में सहायता की। तो इस प्रकार से जो जे.एस. मिल था वो बचपन में ही परंपरावादी विचार जो है उसमें दीक्षित हो गया था। नेक्स्ट है फिर बेंथम। जे.एस. मिल पर जो दार्शनिक बेंथम था उसका गहरा प्रभाव पड़ा था। बेंथम उसके पिता के मित्र थे जो प्रतिवर्ष उसके घर आकर अनेक विषयों पर शास्त्रार्थ किया करते थे। मिल अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बेंथम के विचारों से इतना अधिक प्रभावित हो चुका था कि उसे कहना पड़ा था कि मानवीय क्रियाएं स्वहित से प्रेरित होती है। यही कारण है कि जे.एस. मिल की विचारधारा में उपयोगितावाद की झलक हमें दिखाई देती है। बेंथम के प्रभाव के बारे में उनका कहना था कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा बेंथम के विचारों का ही अध्ययन है। तो उसका जो समाजवादी कार्यक्रम एवं उसकी जो सुधारवादी प्रवृत्तियां हैं उनसे स्पष्ट होता है कि उपयोगितावाद को सामाजिक समस्याओं पर लागू करवाना चाहता था। नेक्स्ट प्रभाव पड़ा उन पर काम्टे का। ऑगस्ट काम्टे के प्रत्यक्षवाद से भी मिल को प्रेरणा मिली। काम्टे का ग्रंथ था पॉजिटिव फिलॉसफी। उसके विषय में मिल का ये कहना था कि ये ग्रंथ इस युग की एक महान देन है। इसी दर्शन से प्रभावित होकर मिल अर्थशास्त्र को समाज विज्ञान का एक अंग मानने लगा था। वह व्यक्तिवाद के प्रभाव से धीरे धीरे दूर होता चला गया। यही कारण है कि बाद में वह मजदूर वर्ग के साथ सहानुभूति रखने लगे और अंत में अपने आप को समाजवादी कहलाने में गर्व का अनुभव करने लगे। नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने बताया, जेबी से जब जे.एस. मिल केवल 14 वर्ष की अवस्था के थे तब वह भ्रमण के लिए फ्रांस चले गए थे। वहाँ वह 1 वर्ष तक अपने पिता के मित्र
जेबीसे के घर पर रहे थे। वहाँ रहते हुए उसने जेबीसे से बाजार का नियम, लॉ ऑफ मार्केट का अध्ययन किया। जैसा कि मैंने बताया था, उनका नियम था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। बाद में उन्होंने इस नियम की व्याख्या भी की है। नेक्स्ट है डुमांट। डुमांत के ग्रंथ ट्राइड डी लेजिस्लेशन में बेंथम के उपयोगितावाद का सिद्धांत उसको पढ़ने को मिला था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि उपयोगितावाद के आधार पर समाज का निर्माण किया जा सकता है। डुमांत के इस ग्रंथ ने मिल की जीवन धारा को ही बदल दिया या मोड़ दिया। इस संबंध में मिल स्वयं लिखते हैं कि इस ग्रंथ का पाठ मेरे जीवन की एक महान घटना है, इसने मेरी चेतना को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया है। तो वो बिल्कुल ही डुमांत के विचारों से प्रभावित होकर के बिल्कुल ही बदल गए थे। फिर है श्रीमती टेलर, उन्होंने भी मिल को प्रभावित किया। यह जो महिला थी वो एक समाजवादी विचारधारा की थी और मिल ने अनेक स्थानों पर श्रीमती टेलर का आभार प्रकट किया है और श्रीमती टेलर ने उसके ग्रंथ लिबर्टी को लिखने में उसकी बहुत अधिक सहायता की थी। नेक्स्ट है कवि कॉलरिज। कवि कॉलरिज अपने समय के एक महान दार्शनिक और सुप्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। उन्होंने अपनी कविताओं में आर्थिक विचारों का भरपूर समावेश किया था। इसके अतिरिक्त कवि कॉलरिज ने अपने साहित्य में व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में भी आपत्तियां उठाई थी। जेएस मिल को उसकी कविताओं से बहुत ही स्नेह था और उसने अपने अनेक ग्रंथों में कवि कॉलरिज के विचारों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, फिर ये तो थे कि उसके पूर्ववर्ती जितने भी विद्वान थे उनका मिल पर प्रभाव पड़ा, लेकिन मिल पर समाजवादी प्रभाव भी देखने को मिलता है। उनकी जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में हमें समाजवादी विचारों को स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। कुछ घटक जो मिल पर समाजवाद का प्रभाव पड़ा उसमें थे सेंट साइमन तथा सिस्मोंडी। इन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की त्रुटियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था और बचपन में जेएस मिल उनके विचारों को पढ़ चुके थे और इस प्रकार से इन समाजवादियों की छाप उस पर पड़ी। दूसरा, जैसे मैंने बताया था, अगस्त काम्टे जो थे उनके प्रभाव के कारण भी मिल ने अर्थव्यवस्था की गतिशील धारणा को स्वीकार किया था। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव भी मिल पर पड़ा था और इसी क्रांति के समर्थन में उन्होंने एक लेख भी लिखा था। मिल अपने जीवन काल में फ्रांस आते जाते रहे हैं और उसके जीवन का जो अधिकांश भाग है वो फ्रांस में ही व्यतीत हुआ, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी फ्रांस में हुई। फ्रांस उस समय समाजवादियों का केंद्र बिंदु था, इसलिए स्वाभाविक था कि मिल उनके विचारधाराओं को ग्रहण कर पाता या मिल पर उसके विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता। मिल ने बाल्यकाल में चार्टिस्ट व मजदूर संघों के संघर्ष को काफ़ी नज़दीक से देखा था और उनके इन संघों के प्रति सहानुभूति भी बढ़ती चली गई थी। तो इस प्रकार से मिल पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न विद्वान थे और विभिन्न आंदोलन थे या विभिन्न परिस्थितियां थी जिसने जेएस मिल को अर्थशास्त्र से समाजवाद की तरफ जोड़ दिया। मिल के आर्थिक विचारों से पूर्व हमें मिल के सामाजिक दर्शन पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो अंत में समाजवादी ही था। तो उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक काल में अनेक दार्शनिकों के विचारों को पढ़ा और उससे प्रभावित हुआ, है ना। उसे जन्म में ही यूनानी तथा रोमन विचारकों के संस्कार मिल चुके थे। प्लेटो तथा अरस्तु का भी उन्होंने अध्ययन किया था। बेंथम के उपयोगितावाद का प्रभाव भी उस पर कम नहीं था। तो दार्शनिकों के सामाजिक दर्शन को उसने हृदय से स्वीकार कर लिया था और मिल अपने ग्रंथों में दार्शनिक प्रभाव को छिपा भी नहीं सका, जिसमें उसका सबसे पहला जो सामाजिक दर्शन है वो है उपयोगितावाद के संबंध में। उपयोगितावाद का जो प्रतिपादन है वो किया तो बेंथम ने था, लेकिन जेएस मिल उसके उपयोगितावाद से बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। बाद में मिल ने उसके उपयोगितावाद का काफ़ी संशोधन किया और यहाँ तक कि मिल के उपयोगितावाद का सिद्धांत नीति शास्त्र पर आधारित है, परंतु उसकी स्पष्ट छाप उसके सामाजिक चिंतन पर हमें दिखाई देती है। मिल सामाजिक संरचना की चिंता में अधिक व्याकुल दिखाई देते हैं। प्रायः नीति शास्त्र की प्रमुख समस्या यह है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या हो अथवा नैतिकता के आधार पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। अनेक विवादग्रस्त बातें ऐसी है जिसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिर भी इन विवादग्रस्त विषयों के बारे में मिल का कहना था कि मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य परम सुख या परम आनंद की प्राप्ति करना है। मिल के अनुसार इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यक्ति जो भी कार्य करता है
उसका वह कार्य उपयुक्त तथा नैतिक है। इसके अतिरिक्त उसका यह भी कहना था कि सामाजिक स्तर पर जिस कार्य को करने से अधिक व्यक्तियों का अधिक से अधिक हित होता हो अथवा अधिकतम आनंद मिलता हो, वही आदर्श की स्थिति है। फिर उन्होंने अपने जो सुख संबंधी विचारों को है दो भागों में बांटा था। पहला तो आध्यात्मिक सुख और दूसरा भौतिक सुख, है ना। मिल ने आध्यात्मिक सुख का संबंध मानसिक सुख से जोड़ा है, यानी मानसिक सुख शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति का बौद्धिक विकास हो। बौद्धिक विकास व्यक्ति में त्याग का गुण लाता है। बौद्धिक विकास विशेष शिक्षा दीक्षा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका प्रादुर्भाव आत्मचिंतन से होता है। और वास्तव में जो परम आनंद की अनुभूति ही सबसे बड़ा सुख है। तो उसके जो परम आनंद की अनुभूति है उसमें उसने आध्यात्मिक सुख की बात की है। और व्यक्ति को उसने बताया कि इस स्थिति में पहुंचने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना होता है, और ये तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर ले। मिल के आर्थिक क्षेत्र में भौतिक सुखों का भी अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है, परंतु उसके भौतिक सुख में भी आध्यात्मिक सुख का समाहित होना दिखाई देता है। तो मिल के उपयोगितावाद के अंतर्गत हम आध्यात्मिक सुख से लेकर के भौतिक सुख तक की बातों को देख सकते हैं। मिल का जो संपूर्ण आर्थिक साहित्य है वो आध्यात्मिक सुख या आदर्शवादी सुख से भरपूर है। रिकार्डो के विचारों से प्रभावित होते हुए भी मिल अपने दर्शन के प्रतिपादन में एक विलक्षण प्रतिभा की छाप छोड़ देता है। यही विलक्षण प्रवृत्ति उसको प्रकृतिवादियों व स्मिथ के आशावाद की ओर आकृष्ट कर लेती है। नेक्स्ट, फिर उसका है आशावाद। मिल रिकार्डो से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इस बात को उन्होंने अनेक स्थानों पर स्वीकार भी किया है। उसने रिकार्डो की स्थिर अवस्था की कल्पना को भी स्वीकार किया था, परंतु इतना होते हुए भी उसने अपने मौलिक चिंतन को त्यागा नहीं था। मिल रिकार्डो के जीवन निर्वाह सिद्धांत से सहमत नहीं था और उन्होंने कहा भी है कि मजदूरी की न्यूनतम सीमा वास्तविक न्यूनतम सीमा नहीं होती है, बल्कि वह केवल एक नैतिक न्यूनतम सीमा होती है। मिल आध्यात्मिकता के प्रभाव के कारण आशावादी था, जबकि रिकार्डो इस आशावाद से दूर ही रहा। मिल के आशावाद का ज्वलंत उदाहरण उन्हीं के शब्दों में हमें दिखाई देता है कि संसार में अच्छाई और बुराई सदैव रहती है, परंतु समाज की प्रगति के साथ साथ बुराइयां समाप्त होती चली जाती है। नेक्स्ट, फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में, है ना। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसके सामाजिक दर्शन का मूल मंत्र है। मिल प्रारंभ से ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बहुत ही कट्टर समर्थक रहा था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना के कारण ही वह प्रतियोगिता का समर्थक था। मिल जीवन के प्रारंभिक दिनों में व्यक्तिवाद का इतना अधिक समर्थक रहा कि लोग उसे अराजकतावादी भी कहने लगे थे, और उसने अपने निबंध लिबर्टी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में अनेक मौलिक विचार दिए हैं। उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना प्रकृतिवादियों व स्मिथ से कम नहीं है। तो मिल जो है वो समाजवादी विचारधारा में दीक्षित अवश्य हुआ था, परंतु उसके स्वतंत्र विचारों का अस्तित्व ज्यों का त्यों ही बना रहा। बाल्यकाल में मिल पर स्वतंत्र विचारों का प्रभाव अपने पूर्वजों से पड़ा, जिसे वह जीवन के अंत तक त्याग नहीं सका था। नेक्स्ट, फिर वो एक धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की बात करते थे, है ना। मिल जो है वो किसी भी धर्म विशेष के बंधन में बंधने के पक्ष में नहीं थे। वह धार्मिक नैतिकता के स्थान पर मानवीय नैतिकता का समर्थन करते थे, और उसका आशावाद उसे ये सोचने के लिए विवश करता है कि भविष्य का मानव धर्मांध नहीं होगा, वह नैतिकता के आधार पर परस्पर सहयोगी का जीवन व्यतीत करेगा। उसकी हमेशा यह कल्पना रही कि मानवता धीरे धीरे विकसित हो रही है और भविष्य में आने वाला समाज वर्तमान समाज से अधिक श्रेष्ठ होगा। तो इस प्रकार से आज हमने जे.एस. मिल के जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखे जाने वाले विभिन्न लेख, उन पर पढ़ने वाले विद्वानों के प्रभाव एवं उनके सामाजिक दर्शन की चर्चा की है। इसके अगले वीडियो में हम जे.एस. मिल के आर्थिक विचारों की चर्चा करेंगे।